एक सवाल है जो जो शायद बहुत लोगों के मन में आता होगा। ये जो जापानीज लोग हैं वो सिर्फ 4 या 5 घंटे सोकर भी इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, जबकि हम 8 घंटे की नींद के बाद भी उठते हैं तो लगता है जैसे शरीर रिचार्ज होने के बजाय और ज्यादा ड्रेन हो गया हो। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रात को फोन चार्जिंग पर लगाया था। हाँ। सोचा था सुबह 100% मिलेगा, पर उठे तो बैटरी 40% पर थी। मतलब इतना थका हुआ तो सोने से पहले भी नहीं लग रहा था। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास कुछ कमाल के सॉसेस हैं जो उन 7 खास जापानी आदतों की गहराई से पड़ताल करते हैं, जिनकी वजह से कम नींद में भी पूरे दिन ताजगी और फोकस बनाए रखा जा सकता है। और ये सिर्फ घंटों की गिनती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नींद की क्वालिटी को क्रैक करने के बारे में है। सही। और आज हमारी चर्चा का मिशन इन आदतों के पीछे का साइंस और लॉजिक समझना है। ये कोई ये करो वो मत करो वाली लिस्ट नहीं है। हम ये समझेंगे कि ये तरीके काम क्यों करते हैं, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इन आइडियाज को ट्राई करके अपनी नींद को रेडिकली इम्प्रूव कर सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहली आदत जो नींद का माहौल तैयार करने से जुड़ी है, इसे कहते हैं अपने कमरे को ठंडा रखना। कभी सोचा है कि गर्मियों की उमस भरी रात में नींद क्यों बार बार टूटती है, और जैसे ही एसी चलता है या थोड़ी ठंडी हवा आती है तो एकदम गहरी नींद आ जाती है? ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे हार्ड साइंस है। अच्छा। जापान में 2000 से ज्यादा घरों पर एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया कि उनके बेडरूम का औसत तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 13 डिग्री? हाँ, वो जानबूझकर अपना कमरा इतना ठंडा रखते हैं। कुछ लोग तो शायद इसे अनकंफर्टेबली कोल्ड भी कहें। हम तो यहाँ 24 डिग्री पे भी कांपने लगते हैं। पर एक सवाल है, 18 डिग्री पे एसी चलाना खासकर भारत जैसी जगह पर पूरी रात के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। पूर स्लीप साइंटिस्ट हैं मैथ्यू वॉकर। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। वो कहते हैं कि गहरी नींद के लिए हमारे दिमाग को शरीर का कोर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम करना ही पड़ता है। अच्छा। अगर कमरा पहले से ही गर्म हो तो दिमाग को बॉडी को सुलाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। और नतीजा अगली सुबह थकान और चिड़चिड़ापन। एसी एक तरीका है, लेकिन सबसे जरूरी है एयर सर्कुलेशन। कूलर चलाना, खिड़की थोड़ी खुली रखना ताकि ताजा हवा आए। बिल्कुल। या पंखा सही स्पीड पर चलाना भी बहुत मदद करता है। यही वजह है कि पुराने जमाने में लोग छत पर या बरामदे में सोते थे। सही बात है, क्योंकि वहां का तापमान स्वाभाविक रूप से कम होता था। तो पॉइंट ये है कि अपने शरीर को ठंडा होने में मदद करनी है, चाहे जैसे भी हो। चलिए, ये तो हुई कमरे की बात, लेकिन सिर्फ ठंडा कमरा ही काफी नहीं है ना? नहीं। अगर बिस्तर ही गलत हो तो सुबह उठते ही कमर और गर्दन में अकड़न महसूस होती है। हाँ। और यहीं पर आती है दूसरी जापानी आदत, मुलायम नहीं सहारा देने वाला बिस्तर। ये तो हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। हमें तो लगता है कि जितना फ्लफी मुलायम गद्दा हो उतनी आलीशान नींद आएगी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसे मैट्रेस कंपनियों ने खूब बेचा है। जापान में लोग ज्यादा मुलायम गद्दों पर नहीं सोते। वहाँ फुटॉन और तातामी मैट्स पर सोने का कल्चर है जो थोड़े फॉर्म यानी सख्त होते हैं। लेकिन क्यों? आराम तो मुलायम बिस्तर पर ही मिलता है। मुझे तो लगता है सख्त जमीन पर सोऊंगी तो हड्डियां दुखने लगेंगी। यहाँ आराम का मतलब सतह का नरम होना नहीं है। तो फिर क्या है? आराम का मतलब है शरीर को सही सपोर्ट मिलना। जब आपका बिस्तर बहुत ज्यादा मुलायम होता है तो आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन अपनी नेचुरल एस शेप में नहीं रहती। अच्छा। वो बीच से एक हैमक की तरह धंस जाती है। ओह। नतीजा ये होता है कि आपका शरीर रात भर उसे एडजस्ट करने के लिए छोटे छोटे माइक्रो अवेकनिंग्स लेता रहता है। मतलब नींद टूटती रहती है। हाँ, आपको शायद याद भी न रहे, पर आपकी नींद लगातार टूटती है, जिससे डीप स्लीप का साइकिल पूरा ही नहीं हो पाता। तो थोड़ी सख्त सतह बेहतर है क्योंकि वो स्पाइन को सीधा रखती है। एग्जैक्टली। थोड़ी फर्म सतह पर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, प्रेशर पॉइंट्स कम होते हैं। इसका मतलब है गहरी और बिना रुकावट वाली नींद। लेकिन अगर नया मैट्रेस लेना पॉसिबल ना हो तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने बिस्तर से मौजूदा मुलायम गद्दा हटाकर जमीन पर कुछ मोटी सूती चादरें या दरी बिछाकर सोकर देखें। या योगा मैट? हाँ, योगा मैट भी चलेगा। हो सकता है शुरू के 1-2 दिन अजीब लगे, पर लॉन्ग टर्म में यह आपकी पीठ के लिए बहुत फायदेमंद है। और हाँ, तकिया भी ऐसा होना चाहिए जो गर्दन को सपोर्ट दे, ना कि सिर को पूरा अंदर धसा दे। तो ये दोनों आदतें असल में डिस्कम्फर्ट हटाने के बारे में है, ज्यादा गर्मी और गलत पोस्चर। बिल्कुल। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो हम एक्टिवली कर सकते हैं, मतलब सिर्फ बुरी चीजें हटाने के अलावा? हाँ, बिल्कुल। और यही हमें तीसरी आदत पर लाता है जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या है वो? सोने से पहले गर्म पानी से नहाना।
एक मिनट, ये तो उल्टा नहीं हो गया? लगता तो है। ठंडे पानी का शॉवर हमें जगाता है, तो गर्म पानी का स्नान सोने में कैसे मदद कर सकता है? हमें तो शरीर को ठंडा करना था। सुनने में ये भले ही उल्टा लगे, पर असल मजा इसी बात में है। जापान में एक पूरा रिवाज है जिसे ओफुरोबा कहते हैं। ओफुरोबा? रात को सोने से पहले वे गर्म पानी में नहाते हैं। इसके पीछे का साइंस बड़ा दिलचस्प है। बताइए। जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी त्वचा की रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। अच्छा। और शरीर का कोर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हमें तो शरीर का तापमान कम करना था। और वही होता है, जैसे ही आप नहाकर बाहर निकलते हैं वो फैली हुई रक्त वाहिकाएं शरीर की गर्मी को तेजी से बाहर निकाल देती हैं। इसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। इससे शरीर का तापमान अचानक से नीचे गिरने लगता है। और तापमान में यही गिरावट दिमाग को एक पावरफुल सिग्नल देती है कि अब आराम करने का समय है, और यही गहरी नींद को ट्रिगर करता है। वाह, ये तो कमाल का बायो हैक है। लेकिन रोज रात को नहाना, खासकर सर्दियों में, थोड़ा झंझट भरा लग सकता है। क्या इसका कोई छोटा वर्जन भी है? बिल्कुल। अगर रोज नहाना संभव ना हो तो एक आसान विकल्प है। सोने से लगभग 1 घंटा पहले 10-15 मिनट के लिए अपने पैरों को गर्म पानी में डुबो कर बैठें। अच्छा, सिर्फ पैर? हाँ, इसका भी लगभग वैसा ही असर होता है, क्योंकि हमारे पैरों और हाथों से शरीर सबसे तेजी से गर्मी छोड़ता है। ये एक छोटा सा बदलाव नींद की क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये तो हुई नींद के माहौल से जुड़ी आदतें। अब बात करते हैं नींद के प्रति हमारी मानसिकता की। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ आती है चौथी आदत, नींद से जुड़ी शर्म को बदलना। हमारे समाज में अगर कोई कह दे कि तुम तो हमेशा थकी हुई लगती हो, तो ये एक तरह की बेइज्जती लगती है। हाँ, जैसे हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जबकि जापान में ये बिल्कुल उल्टा है। वहाँ अगर कोई आपसे कहता है कि आप थके हुए लग रहे हैं, तो ये एक तारीफ है। तारीफ? हाँ, इसका मतलब है कि आपने बहुत मेहनत की है और लोग उस मेहनत का सम्मान करते हैं। और इसी सोच से जुड़ा है इनेमुरी का कॉन्सेप्ट। हाँ, प्रेजेंट व्हाइल स्लीपिंग। मतलब सार्वजनिक जगहों पर, जैसे ऑफिस मीटिंग में या ट्रेन में झपकी लेना, वहाँ इसे आलस की निशानी नहीं माना जाता, बल्कि डेडिकेशन का सबूत माना जाता है। बिल्कुल, कि इंसान इतना थक गया है कि उसे बैठे बैठे ही नींद आ गई। इसके पीछे शायद वहाँ का इंटेंस वर्क कल्चर भी एक वजह है। वो भी है, लेकिन इसका गहरा मतलब यह है कि वो समाज नींद का सम्मान करता है। ये संस्कृति लोगों को अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनने के लिए एनकरेज करती है, न कि उसे 4 कप कॉफी या चाय से दबाने के लिए। एग्जैक्टली। जापान की ट्रेनों में तेज संगीत या जोर से बात करने की मनाही होती है, क्योंकि ज्यादातर यात्री उस समय झपकी ले रहे होते हैं। और हम लोग जैसे 3 बजे आफ्टरनून स्लम्प आता है, तुरंत कॉफी या चाय। और वही कॉफी और चाय रात की नींद खराब करती है। कैसे? कैफीन का हाफ लाइफ 5 से 6 घंटे का होता है। अच्छा। मतलब अगर आपने शाम 4 बजे कॉफी पी है, तो भी रात 10 बजे तक उसकी आधी मात्रा आपके सिस्टम में एक्टिव है। अब जो चीज आपको जगाने का काम करती है, अगर वो सोने के समय तक शरीर में मौजूद रहेगी, तो गहरी नींद कैसे आएगी? सही बात है। इसलिए जरूरी है कि जब शरीर आराम मांगे तो उसकी इज्जत करें। और शायद इसीलिए 5वीं आदत इतनी जरूरी है, छोटी झपकी में महारत हासिल करना। द पावर नैप। हम सोचते हैं कि जितनी लंबी झपकी उतनी ज्यादा ऊर्जा। मैं तो अगर दोपहर में सो जाऊं तो सीधा 2 घंटे बाद उठती हूँ, और उसके बाद और भी ज्यादा ग्रॉगी महसूस करती हूँ। ये बिल्कुल आम बात है। इसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। जापान में 15 से 20 मिनट की छोटी पावर नैप लेने का कल्चर है, न ज्यादा लंबी न ज्यादा छोटी। तो 15-20 मिनट ही क्यों? इसका कारण स्लीप साइकिल में है। 20 मिनट के अंदर आप नींद के हल्के स्टेज में रहते हैं। अगर आप 30-40 मिनट से ज्यादा सोते हैं तो आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। और फिर? और अगर उस साइकिल के बीच में उठें तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। तो 20 मिनट इज द स्वीट स्पॉट। और झपकी लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दोपहर 1 से 3 बजे के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक में नेचुरली एक डिप आता है। लेकिन अगर ऑफिस या क्लास में है तो अगर झपकी लेना संभव नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांत बैठना या नॉन स्लीप डीप रेस्ट करना भी दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करता है। अब आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या पर और हमारी छठी आदत पर। यहाँ का एडिक्शन सा लगता है, जैसे बस एक और रील देख लूं। ये आज के दौर की सबसे खतरनाक नींद की आदतों में से एक है। किसी भी डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट, हाँ, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। ये कैसे काम करता है?
मतलब रोशनी तो हर बल्ब से आती है। लेकिन ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी सूरज की रोशनी जैसी होती है। अच्छा। ये हमारे दिमाग को सीधा सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, जागते रहो। ओह। इसके रिस्पॉन्स में दिमाग मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाना बंद कर देता है, जो नींद लाने के लिए सबसे जरूरी है। तो आप थके हुए हो सकते हैं, आपकी आंखें जल रही हो सकती हैं, पर आपका दिमाग सोने के लिए तैयार नहीं होता। जापान में भी तो 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है, पर वो इसे कैसे मैनेज करते हैं? फर्क है अनुशासन का। वहां रात के समय स्क्रीन डिसिप्लिन का पालन किया जाता है। मतलब सोने के समय से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं। कोई स्क्रीन नहीं, फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। सब बंद। इसकी जगह वो एक सोने का रिचुअल बनाते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग करना या बस शांत बैठना, जो दिमाग को शांत करता है, ना कि इंस्टाग्राम की रील्स की तरह डोपामिन हिट्स देकर उसे और ज्यादा एक्टिव करता है। ये आदत बनाना शायद सबसे मुश्किल है, पर शायद सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी। बिल्कुल। और अब आखिरी और 7वीं आदत, जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, अपने तकिए को अपग्रेड करना। अक्सर लोग सुबह उठकर गर्दन में अकड़न और दर्द की शिकायत करते हैं, पर उन्हें लगता है कि शायद सोते हुए पोजीशन गलत हो गई होगी। वो तकिए को दोष नहीं देते। कभी नहीं। बिल्कुल। तकिया सिर्फ सिर रखने की एक नरम चीज नहीं है, ये आपकी आई रीढ़ की हड्डी का एक्सटेंशन है। जापान में लोग एक अनोखा तकिया इस्तेमाल करते हैं, जिसे सोबाकावा कहते हैं। सोबाकावा? ये बकवीट हस्क यानी कुट्टू के छिलकों से भरा होता है। कुट्टू के छिलके मतलब अच्छी नींद का राज। एक तरह से नाश्ते के सीरियल पर सोना है। हाँ, सुनने में अजीब है, पर ये काम करता है। कैसे? इसकी खासियत ये है कि ये तकिया रुई या फोम की तरह सिर के वजन से दबता नहीं है। ये गर्दन के नेचुरल कर्व के हिसाब से खुद को मोल्ड कर लेता है। ओह, तो वो सपोर्ट देता है। सही सपोर्ट। इससे गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और गर्दन पर कोई दबाव नहीं पड़ता। ये तो बहुत फायदेमंद लगता है। पर क्या ये सोबाकावा तकिया ही खरीदना पड़ेगा या कोई भी तकिया जो ये सपोर्ट दे काम करेगा? नहीं, आपको सोबाकावा तकिया खोजने की जरूरत नहीं है। पॉइंट है सही सपोर्ट। और सही तकिया चुने कैसे? एक अच्छा तकिया वो है जो आपके सिर और गर्दन के बीच के गैप को ठीक से भर दे, ताकि आपकी रीढ़ सीधी रहे। अच्छा। अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो आपको शायद मोटे तकिए की जरूरत होगी। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो पतला तकिया बेहतर है, और पेट के बल सोना तो गर्दन के लिए सबसे खराब है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि सही तकिया इस्तेमाल करने से गर्दन का दर्द 50% तक कम हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की चर्चा में सीखी गई 7 जापानी आदतों को एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, कमरा ठंडा रखो, चाहे एसी से या जुगाड़ से। ठीक है। दूसरा, मुलायम नहीं फर्म बिस्तर चुनो जो स्पाइन को सपोर्ट दे। राइट। तीसरा, सोने से पहले गर्म पानी से नहाओ या पैर डुबो ताकि बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो। चौथा, नींद को शर्म नहीं तारीफ समझो और इन्हें मुरैयानी छोटी झपकी को अपनाओ। बिल्कुल। पांचवा, 15-20 मिनट की पावर नैप में मास्टर बनो। छठा, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन फास्टिंग करो, नो ब्लू लाइट। और सातवां, तकिया नरम खिलौना नहीं, एक टूल है। सही सपोर्ट वाला तकिया चुनो। ये 7 आदतें वाकई नींद के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकती हैं। और अंत में एक गहरा विचार, ये 7 आदतें सिर्फ अलग-अलग ट्रिक्स या हैक्स नहीं हैं। तो फिर ये क्या है? ये एक बड़ी जापानी सोच की ओर इशारा करती हैं, जहां नींद को सिर्फ स्विच ऑफ होने की पैसिव स्टेट नहीं माना जाता, बल्कि शरीर को हील करने और उसे रिचार्ज करने का एक एक्टिव और कॉन्शियस रिचुअल माना जाता है। एक अनुष्ठान की तरह। हाँ, तो असली सवाल ये नहीं है कि बेहतर नींद कैसे लें, बल्कि ये है कि अगर हम अपनी नींद को भी उतनी ही गंभीरता, सम्मान और तैयारी देना शुरू कर दें जितना हम अपने काम या वर्कआउट को देते हैं, तो हमारी एनर्जी, हेल्थ और लाइफ में क्या बदलाव आएगा।